वेलकम टू साधन पोर्टफोलियो रिव्यू। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोलारा एक्टिव फार्मा के बारे में। अगर आपने सोलारा होल्ड किया हुआ है देन आई एम श्योर यू आर वाचिंग दिस वीडियो विद अ कीन आई। रीजन बीइंग कि स्टॉक प्राइसेस हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 40% इन लास्ट 1.5 month। तो स्टॉक प्राइस इतनी तेजी से नीचे गिर रही है देन इन्वेस्टर गेट्स वरीड। क्या हो रहा है स्टॉक में, व्हाई द प्राइसेस आर क्रैशिंग। मैं सिंप्लीफाई करूंगा इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इज दिस प्रॉब्लम टेम्पररी, क्या इस कंपनी में ग्रोथ ड्राइवर जो हमने प्लेस किए थे 1 साल पहले क्या वो इंटैक्ट है। इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला मेन स्टे है दैट इज आइबुप्रोफेन बिजनेस, उसके बारे में बात करूंगा। सेकंड, इस कंपनी की ओवरऑल मार्जिन और ओवरऑल गाइडेंस जो कंपनी ने दी है क्या वो उसे मीट कर रहे हैं। थर्डली मैं बात करूंगा कंपनी में ग्रोथ कहां से आ रहा है। ये क्राइम वाला बिजनेस जो 1 साल पहले काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, वेदर एक्चुअली वो प्रॉमिसिंग है या नहीं है। लास्टली एक जो अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है इस कंपनी की मर्जर होने वाली है विद अ कंपनी कॉल्ड अरोरो। सो ये चारों चीजों पे बात होगी। क्या हमने किसी रिस्क के बारे में बात की थी पिछले साल जो अभी प्ले आउट हो रहा है। मैंने 1 साल पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें एक की रिस्क हाईलाइट किया था जो कि अभी काफी वैलिड है, तो वो देखते हैं। एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं वो कैपेक्स कर रहे हैं। इन बड़े प्लेयर्स की कैपेसिटी इनहैंसमेंट करने के कारण एपीआई के प्राइसेस कम होने का एक बड़ा ही खतरा है और ये एक की रिस्क है इस कंपनी में, क्योंकि 1-2 साल के बाद जब सारे प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे तो आइबुप्रोफेन एपीआई के प्राइसेस गिरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहे। सोलारा इन नटसेल कुछ इस तरह दिखता है। सोलारा के पास 30 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है एपीआई में और सीडीएमओ में। इनके पास 150 से ज्यादा डीएमएफ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइबुप्रोफेन बिजनेस। सो आइबुप्रोफेन का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा जो कि मैं डिट्टो मैंने 1 साल पहले क्या कहा था। लेट्स फर्स्ट हियर दैट आउट। इस कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यूज जो हैं वो 3 ड्रग्स से मिलती हैं, वो आइबुप्रोफेन, प्राजिक्विंटेल एंड गाबापेन। ये तीनों एपीआईज कंट्रीब्यूट करते हैं 46% ऑफ रेवेन्यूज। आइबुप्रोफेन अल्टीमेटली एक कमोडिटी है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने हाईलाइट किया था कि जैसी नई नई सप्लाई आएंगी जो कि अंडर पाइपलाइन थी, वो जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे इस कमोडिटी की प्राइस विल गो डाउन एंड दैट वाज द की रिस्क इन दिस स्टॉक। और एक्चुअली वैसा ही हुआ है। आई डोंट हैव अ चार्ट बट मैं इनके कॉन कॉल को मैंने सुना और उसमें दे हैव टोल्ड और उन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है दैट देयर हैव बीन इशू विद आइबुप्रोफेन डिमांड। मैं यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्राइस की नहीं। बिकॉज इंटरेस्टिंगली प्राइस के बारे में दिस कंपनी इज वेरी वेरी मच सिक्योर्ड। सिक्योर्ड किस लिए है? वैसे तो आइबुप्रोफेन की जो प्राइस होती है वो $11 पर केजी लॉन्ग टर्म एवरेज है। 2-3 सालों का एवरेज $11 हुआ करता था, बट पिछले साल कोविड के आने के बाद इसकी डिमांड काफी बढ़ी थी। देयर वाज सम सप्लाई कंस्ट्रेंट हुआ था, बीएसएफ का एक प्लांट शट डाउन हुआ था, उसके कारण जो आइबुप्रोफेन मार्केट में मिल नहीं रहा। तो कुछ कंपनियां जो कि मार्केट लीडर हैं, आईओएल सीपी जिसका मैं नाम लूंगा, वो 30 to 35% मार्केट कमांड करती हैं। उन लोगों ने इस एपीआई का प्राइस जो है वो अप टू $20 पर केजी तक कर दिया। बट सोलारा ने इस एपीआई की प्राइसेस को अपने लॉन्ग टर्म सप्लायर को $12 पे ही दिया। सो जब मार्केट वाज गुड तब इन्होंने अपने कस्टमर के बारे में सोचा, उनके साथ जो इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उनके बारे में सोचा, क्योंकि आइबुप्रोफेन में इनके कॉन्ट्रैक्ट जनरली 3 to 5 to 7 ईयर होते हैं, अनलाइक आईओएल सीपी जो कि स्पॉट पे भी बेच सकते हैं। सो जो स्पॉट पे बेच सकता है दे हैव रिजन प्राइसेस और उन्हें नुकसान भी हुआ। ये नुकसान कैसे हुआ वो आप देख सकते हैं इस चार्ट में। जब आइबुप्रोफेन की जब डिमांड घटी है तो IOLCP की वॉल्यूम टोटली ड्राई डाउन हो गई है। इट हैज रिड्यूस्ड बाय 45%। IOLCP में द प्राइस नॉर्मल प्राइसेस से 20-25% कम हो गई है। बट सोलारा के केस में जो इनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, they are still paying them around $12 per kg। इस कंपनी में हालांकि प्राइस इरोजन नहीं हुआ, that's not the problem, price is not the problem for a change। क्योंकि हम लोग प्राइस के पीछे इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि प्राइस ही ट्रैक करते रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम को भूल जाते हैं। तो डिमांड की वॉल्यूम जो है वो ड्राई डाउन हो गई है। सो इवन दो कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, बट फॉर व्हाट, फॉर अ गिवन क्वांटिटी, सो वो क्वांटिटी जो है रिड्यूस हो गई है। सो इसके कारण जो है इस कंपनी का जो मेजर ड्राइवर था, मेजर कैश का बिजनेस था, वो ड्रैग हो रहा है और दैट हैज ड्रैग डाउन द फाइनेंशियल्स। सो आइबू की प्राइसेस इतनी ड्रास्टिकली ड्रॉप होने का रीजन क्या है? वी आर स्टिल लिविंग इन कोरोना पीरियड, बट लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई है और पेन मैनेजमेंट, फीवर मैनेजमेंट के लिए देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट देन आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल।
तो पैरासिटामोल एंड आइबुप्रोफेन के मार्केट जो है वो इंटैक्ट है, उसके कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं आए हैं, बट पेन मैनेजमेंट की डिमांड ही ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो कम हो गए हैं। अभी लोग डॉक्टर्स के पास छोटे मोटे पेन के लिए जाते नहीं है, फिर रेगुलेटेड मार्केट में ये प्रिस्क्रिप्शन पे काफी डिपेंडेंट है, और वहां पे पीपल आर नॉट गोइंग आउट फॉर ओपीडीज। इसलिए पर्टिकुलरली डेवलप्ड मार्केट में, जो कि रेगुलेटेड मार्केट है, जहां पे सोलारा का मेन प्ले है, वहां पे डिमांड हैज रिड्यूस्ड। जस्ट टू गिव एन पर्सपेक्टिव, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है पिछले क्वार्टर में आइबुप्रोफेन का ओवरऑल एक्सपोर्ट इज 30% लेसर देन देयर पास्ट 8 क्वार्टर एवरेज। डिमांड हैज टोटली sunk down, that's why इस कंपनी की परफॉर्मेंस पे असर हुआ है। सो हाउ द कंपनी इज डीलिंग विद इट? आइबुप्रोफेन की वॉल्यूम रिड्यूस होने का सबसे इंपैक्ट जो हुआ इस कंपनी की टॉप लाइन पे हुआ है। टॉप लाइन हालांकि फ्लैट है, इट हैज नॉट ग्रोन, इट हैज नॉट डिग्रोन आल्सो, बट जो सेल्स मिक्स है दैट हैज गॉट, वो चेंज हो गया है। पहले 70% वाज गोइंग टू रेगुलेटेड मार्केट एंड 30% टू लेस रेगुलेटेड मार्केट, बट अभी ये रेशियो टोटली स्वैप हो गया है। अभी 60 to 70% इज गोइंग टू लेस रेगुलेटेड मार्केट, और 30-35% कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम डेवलप्ड मार्केट। सो दोनों बिजनेसेस, दोनों मार्केट टोटली अलग है। सोलारा का जो बिजनेस मॉडल था वो डेवलप्ड मार्केट के लिए बिल्ट इन है, बट अभी लेस डेवलप्ड मार्केट में जब ये बिजनेस करने लगे हैं तो इनकी वर्किंग कैपिटल इनहैंस हो गई, क्योंकि लेस डेवलप्ड मार्केट जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब मार्केट में सोलारा के डायरेक्ट इनरोड्स नहीं थे, दे आर गोइंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री देना पड़ता है, यू हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री विद डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो। सो इन्वेंट्री साइकिल कंपनी की बढ़ गई है, कंपनी की रिसीवेबल भी थोड़ी सी बढ़ गई है मार्जिनली। कोविड पोर्टफोलियो की जब मैं बात करूं सोलारा की ओवरऑल, तो उसमें सिर्फ फ्लैवी एक है और दूसरा मोलुप्रोसिविर है। तो फ्लैविपिजिविर जो है वो आ रहा है फ्रॉम अरोरो पोर्टफोलियो, एंड मोलुप्रोसिविर इज अ ड्रग जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में आया है। ये बेसिकली एमएसडी का ड्रग है, एमएसडी यानी मर्क, जो मॉडरेट कोविड को ट्रीट करता है। तो इसकी बहुत ही बड़ी एक डिमांड आ रही है फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके। सो डीवीज लैब को भी इसका काफी बड़ा बिजनेस मिला है, और सोलारा के पास भी इसका बिजनेस आ रहा है। सो मुझे एक बात तो समझ में आई कि सोलारा इज ट्राइंग हार्ड टू गेट ऑन द ऑनगोइंग थिंग्स। तो ये ऐसा बिजनेस नहीं, ये ऐसी कंपनी नहीं है कि मार्केट कंडीशन डिटोरिएट हुई तो फिर दे वेंट इनटू कॉर्नर्स एंड दे आर संकिंग एंड सल्किंग। कोविड अपॉर्चुनिटी आई तो उसके लिए भी दे आर रेडी एंड दे आर टाइंग अप विथ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इनके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। तो जैसे ही किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास कोई नया बिजनेस आता है, नया प्रोडक्ट आता है, तो वो सोलारा से आकर के जरूर चेक करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, बस सेल्स मिक्स जो है वो चेंज हो गई। तो रिड्यूस्ड आइबुप्रोफेन डिमांड को काउंटरवेट करने के लिए दे हैव टू मूव टू लेस रेगुलेटेड मार्केट। दूसरी चीज जो इस कंपनी ने की वो ये कि 2 फेजेस में विजाग में एक्सपेंशन कर रहे थे। विजाग फेज 1 इज रेडी। पहले ये बना रहे थे फॉर आइबुप्रोफेन, बट इन्होंने इसको रीपर्पस कर दिया है टू मल्टी प्रोडक्ट मल्टीपर्पज प्लांट, यानी कि वहां पे वो बहुत सारे दूसरे एपीआई जो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि अगर आइबुप्रोफेन मार्केट इज नॉट देयर टू लैप अप, तो उनके पास एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी थी। सो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग जो है काफी डीप है, और दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। तो फेज 1 जो है टोटली मल्टीपर्पज प्लांट की तरह यूज होगा, तो बाकी एपीआई वहां पे मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, तो वहां पे हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज होती रहेगी। सेकंड, वो फेज 2 में भी वो मल्टीपर्पज प्लांट है, वो भी अपकमिंग, वो भी क्वार्टर 4 में लाइव हो जाएगा, तो वहां से भी नए वॉल्यूम आएंगे। सो टॉप लाइन ग्रोथ विल बी देयर इन क्वार्टर 4 के बाद। आइबुप्रोफेन में क्या हुआ कि जो इनके की क्लाइंट्स थे, उन्होंने अप टू 600 मेट्रिक टन ऑफ देयर ऑर्डर जो ये जो सोलारा उन्हें देने वाली थी उसको डेफर कर दिया। तो डेफरमेंट होने के कारण भी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई है, और तो इस कंपनी को थोड़ी सी कैश फ्लो में दिक्कत हुई। क्वार्टर 4 के बाद ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि आइबुप्रोफेन की डिमांड क्वार्टर 4 में होपफुली आ जाएगी। और मुझे लगता है कि क्वार्टर की आइबुप्रोफेन शुड कम बैक ऑन इट्स फीट, बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूट तो आया नहीं है मार्केट में, और तो लोग जैसे ही बाहर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म थोड़े से विड्रॉ होंगे, अनलॉक होगा, फिर से लोगों को पेन और फ्लू होने के चांसेस रहेंगे। अनलॉकिंग के बाद आइबुप्रोफेन डिमांड विल बी नॉर्मल। सो दैट आई थिंक कि क्वार्टर 4 से इस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है बेहतर होनी शुरू होगी। क्वार्टर 3 के बारे में आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा असर हुआ है, क्योंकि नॉट जस्ट वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, वो दैट इज वन थिंग, बट लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो काफी
तेजी से बढ़ी है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट के बढ़ने के कारण एबिटा मार्जिन लाइक एनी अदर फार्मा कंपनी इनकी भी हिट हुई। और गोइंग फॉरवर्ड Q3 में भी मार्जिन के बेहतर होने के आसार थोड़े कम है। इनकी कोविड पोर्टफोलियो में जो फ्लाविपिराविर है वो उसके लिए उन्होंने देवर अर्ली एंट्रेंट इनटू थाईलैंड, मलेशिया ऐसे मार्केट में उनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके कारण दे हैव गुड वॉल्यूम ऑफ टेक इन कमिंग 6 मंथ। ऑलरेडी उनके पास अच्छा वॉल्यूम है। और मॉलिप्रिजिविर जो है वो Q3 Q4 दे विल स्टार्ट सप्लाइंग, तो वहां पे भी वॉल्यूम आएगा। तो ये दो ड्रग्स शॉर्ट टर्म में ये दो ब्राइट स्पॉट है कंपनी के लिए। तो कंपनी ने पिछले Q1 के कॉन कॉल में बोला था कि वो आइबुप्रोफेन के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि आइबुप्रोफेन एक मेन प्रोडक्ट है और वहां पे सप्लायर रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, बिकॉज इनकी जो कॉम्पिटिटर है IOLCP इज टोटली काइंड ऑफ फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। तो ये 20% मार्केट शेयर पे है, वो 30-35% पे है। हालांकि वो ओवर प्राइसिंग पे चले जाते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म प्राइसिंग पे वर्क करती है। तो इसीलिए इनके पास वैल्यू प्रोपोजिशन है कि एक स्टेबल लॉन्ग टर्म प्लेयर है। अगर ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आगे चल के इनके क्लाइंट्स जो हैं इनके साथ अच्छा बिजनेस करेंगे, और इसीलिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग में बिलीव करती है, इसीलिए क्वाइट डिपेंडेबल है। और मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है फार्मा का, उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि किसी सप्लायर की रिलायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कंपनी हैव नॉट स्टॉप्ड देयर प्लान टू go backward integrate their main API जो कि ibuprofen। हालांकि ibuprofen की ऑफटेक कम हो गई है, बट स्टिल दे आर गोइंग एज पर देयर लॉन्ग टर्म प्लान, व्हिच इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी, गुड मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी ने अपने हर कॉन कॉल में बोला है कि ये 53 to 55% मार्जिन मेंटेन करें। इवन इन दिस बॉटम क्रॉस मार्जिन गाइडेंस को क्रॉस नहीं किया है, दे आर स्टिल एट द बॉर्डर लाइन, बाउंड्री के पास है बट बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है। सो इसलिए मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस पे दे आर स्टिल फाइन दैट मार्जिन्स पे इन्हें कोई हिट नहीं हुआ है। इन्होंने वॉल्यूम का जो हिट था उसको लेस रेगुलेटेड मार्केट में जाकर के कवर अप कर दिया है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो प्ले था वो दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हालांकि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कितना है, बट आई एम सपोजिंग दैट इट इज हायर देन 80%। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर वो कंसिस्टेंट 80% के ऊपर रखते हैं, पिछले साल ये 90% के आसपास हुआ करता था, तो द कंपनी विल मेक मनी इन द लॉन्ग रन। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑन द मार्जिन इज स्टिल इंटैक्ट। लॉन्ग टर्म गाइडेंस ऑन देयर 25% टॉप लाइन ग्रोथ इज स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट कि उतना वो ग्रो कर लेंगे। सो वो उतना ग्रो करने के लिए व्हाट आर देयर ग्रोथ ड्राइवर। बात आती है क्रैंस बिजनेस की। क्रैंस बिजनेस तो इनका रफली 10% ऑफ देयर टॉप लाइन कंट्रीब्यूट करता था पिछले साल। इस साल भी वो 10% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट उसमें जो ग्रोथ है वो 30% का उन्होंने गाइडेंस दिया है, और ईयर ऑन ईयर ये 40% से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो रफली दे आर एक्सपेक्टिंग कि बाय ईयर एंड जो है वो 100 करोड़ कंट्रीब्यूशन आएगी इस क्रैंस बिजनेस। इस बिजनेस में मार्जिन भी अच्छी है, तो एक तरीके से मार्जिन को थोड़ा सा सेफ गार्ड कर पाएगा ये बिजनेस। तो ग्रोथ लीवर्स आर स्टिल इंटैक्ट क्रैंस बिजनेस में। इस कंपनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये कंपनी एक मर्जर कर रही है with a like-minded company called Aurora Pharma, जहां सोलारा 1646 करोड़ की टॉप लाइन जनरेट करती है, वहीं Aurora Pharma is 519 करोड़ इन टॉप लाइन्स, और EBITDA मार्जिन में सोलारा 24% पे ऑपरेट कर रही थी, जबकि Aurora हैज अ बेटर मार्जिन जो 30% का है। सो इट वुड बी होपफुली अ वैल्यू एक्रेटिव प्रोपोजिशन फॉर existing shareholders of Solara. Aurora basically एक generic pharmaceutical product company है। They will have a wider portfolio of product, और Solara का business potential as a API manufacturer जो है enhance हो जाएगा। साथ ही ये डील जो है वो EPS accretive है, यानी value accretive है, यानी shareholders की इक्विटी वैल्यू डाइल्यूट नहीं हो। सो ओवरऑल मर्ज एंटिटी का आउटलुक जो है काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जो सरप्लस कैपेसिटी सोलारा के पास है वो यूटिलाइज हो जाएगी बाय अरोरेज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट। एक ऑपरेशनल सिनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो दिस लुक्स लाइक अ डिसेंट मर्जर, और ये बेनिफिट जो है वो FY23 ऑनवर्ड्स जो है रियलाइज होंगे। सो इट इज स्लाइटली अ लॉन्गर गेम, बट आई एम अप फॉर इट। तो ये मर्जर काफी पहले अनाउंस हुआ था, बट इस मर्जर में थोड़ी सी डिले हो रही है, उस ट्रांजैक्शन जो है डिले हो गई है बाय 6 मंथ। तो आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बिजनेस एनालिसिस तो कर दी, बट व्हाट इज द समरी पॉइंट। सो समरी पॉइंट फॉर मी इज दैट आई एम होल्डिंग माय पोजीशन। हालांकि ये मेरे कॉस्ट लेवल पे वापस आ गई है, मैंने 1000 के आसपास ये रिकमेंड किया था, अभी वापस 1040 के करीब है, 1000 पे है। तो नेट नेट एक साल में मुझे कोई गेन नहीं हुआ है। हालांकि ये 1000 से 1800 तक गया था, बट 1800 से वापस 1000 आ गया है। सो हैव मेड अ
ट्रायंगल, बट आई एम होपफुल। साइनसोइडल कर्व होता है इन्वेस्टर की लाइफ में, ऐसा होता है। सो आई एम थिक स्किन्ड, इफ यू डोंट लूज योर स्लीप, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए ये नहीं है। वैसे भी मेरा प्ले लॉन्ग टर्म का है इस स्टॉक में, so I'm still holding, and Q3 would not be great. मैं आपको ऑफलाइन बता देता हूँ। So if you can ignore Q3 result and Q4 के बाद आप इस कंपनी को देख सकते हैं, but you never know, इन्वेस्टिंग में nothing is sacrosanct। हो सकता है कि उसमें कुछ ट्रिगर्स आ जाए जिसके कारण Q3 रिजल्ट्स के पहले भी ये बढ़ जाए। You never know. So I'm not selling my position. That's all I can say. This is not a recommendation advice. इस वीडियो के बाद सोलारे की फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो जरूर देखें, तभी आपको इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है इस कंपनी में वो प्ले आउट होगी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज गो एंड चेक आउट। और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा स्टॉक जो मैंने पहले बताया हुआ है अच्छा नहीं कर रहा है, या क्वार्टरली अपडेट का आप वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट में बताएं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ओवर इट।